आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात को 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का देंगे सौगात। भावनगर में समुद्र से समृद्धि प्रोग्राम में भी होंगे शामिल। अमेरिका के बाद जापानी एजेंसी ने इंडिया की बढ़ाई रेटिंग। R&D ने BBB रेटिंग बढ़ाकर BBB प्लस की। वजारत खारजा ने ईरान के हवाले से एडवाइजरी की जारी। भारतीयों को रोजगार के झांसे से बचने के लिए किया मुतनब्बे। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के कवानीन में की तब्दीली। अमेरिका अब नई दरख्वास्तों के लिए 88 लाख रुपए वसूल करेगा। भारत ने एशिया कप में ओमान को 21 रन से शिकस्त देकर जीत की। हैट्रिक की दर्ज। कल सुपर 4 में पाकिस्तान के साथ होगा मुकाबला। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वो भावनगर में समुद्र से समृद्धि प्रोग्राम में शरीक होंगे और 34,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुतादिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वजीर आजम मोदी आवाम से भी खिताब करेंगे। इसके बाद वजीर आजम धोलेरा का फिजाई मुआयना करेंगे। वो एक जायजा इजलास की सदारत भी करेंगे और लोथल में कायम कौमी समुद्री विरसा कॉम्प्लेक्स का दौरा भी करेंगे। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज प्रोजेक्ट NMHC भारत के 4,500 साल पुराने समुद्री विरसे को मनाने और महफूज करने के लिए गुजरात के लोथल में तैयार किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स इसे समझा जाता है। इस मंसूबे में 14 गैलरियों के साथ एक म्यूजियम, एक थीम पार्क, लोथल शहर की तफरी और मैरीटाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल है। NHMC का मकसद तालीम, सियाहत और समुद्री सरगर्मियों में हिंदुस्तान के तारीखी और मुसलसल किरदार की नुमाइश के लिए एक आलमी मरकज के तौर पर काम करना है। लोथल जो एक जमाने में 4,500 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा एक पोर्ट था, और आज भी हमारे पास में कुछ अवशेष ऐसे मिल रहे हैं कि जिससे प्रतीत होता है कि लोथल में से पूरी दुनिया में, विश्व में हमारा व्यापार होता था, और लोथल अपना एक सांस्कृतिक केंद्र भी था। तो हमारा भारतीय लोगों का व्यापार के साथ में सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था, और उसके लेके हम इस प्रोजेक्ट में 6 गैलरी बना रहे हैं जो अपने आप में एक अलग है। इस मंसूबे में एक कदीम डॉकयार्ड की तामीर नौ शामिल है। इस कॉम्प्लेक्स में 4 थीम पार्क्स होंगे, एक मैरीन और नेवल थीम पार्क, एक क्लाइमेट चेंज थीम पार्क, एक मेमोरियल पार्क और एक एडवेंचर पार्क। मैं इस वक्त एक सबमरीन के मॉडल में हूं और इसके अंदर बैठकर आपको एक सबमरीन के अंदर का एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये जो मॉडल है ये मूवेबल है और ये बात करता है किस तरह से मरीन लाइफ यानी कि समुद्री जीवन का एवोल्यूशन हुआ, और जैसे जैसे डिफरेंट स्टेजेस से ये सबमरीन गुजरेगी वैसे वैसे इस मॉडल का, इस सबमरीन जिसके अंदर मैं हूं, उसका मूवमेंट होगा। ये वीडियो के साथ सिंक होगा, वैसे ही मोशन करेगा, और इसमें स्पीकर्स है, वो भी विजुअल 7-डे ऑडियो चलेगा इसमें, और ये 9 मिनट का वीडियो है। इसमें वीडियो के साथ ये राइड मोशन करेगा। इस कॉम्प्लेक्स को आलमी मेयार की सहूलत के तौर पर डिजाइन किया गया है, जो सयाहों को राग़िब करेगा, तालीमी मौक़िफ़ फराहम करेगा और मुकामी मईशत को फरोग़ देगा। हम बात कर रहे हैं लोथल से लेकर आज तक भारत की नौसेना शक्ति की। किस तरह से भारत एक बड़ी समुद्री ताकत था 5,000 साल पहले से लेकर, और आज भी भारत का लोहा उसके दुश्मन समुद्र में मानते हैं। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज, लोथल।
और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज बिहार के दौरे पर होंगी। सदर जमहूरिया गया जी में विष्णुपद मंदिर में पूजा करेंगी। काबिल जिक्र है कि गया जी में विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु के कदमों के निशानात के लिए मशहूर है। ये लंबे कदमों के निशानात कुंदा हैं और शंख, चक्र और गदा की अलामतें हैं। ये माना जाता है कि आबा व अजदाद को पिंडदान पेश करने के बाद बाप दादा भगवान विष्णु के कदमों को देखकर निजात हासिल होती है। भारतीय फौज का रात 8 बजे से जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में दहशतगर्दों के साथ तसादुम जारी है। गुज़िश्ता रात फौज ने इत्तला दी है कि दहशतगर्दों ने किश्तवाड़ जिले में अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिससे जवाबी फायरिंग की गई। फौज की व्हाइट नाइट कोर ने यह खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की। और 2 रोज़ा 37वें स्टील सरबराह कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र के मुंबई में मुनक़िद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर तवानाई प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नॉन फॉसिल ईंधन से बिजली पैदा करने की सलाहियत के लिए 250 गीगावाट का हदफ हासिल किया है और 2030 तक 500 गीगावाट काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत हासिल करने का हदफ है। मरकजी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अजीम विजन ने इस शोबे में वसीतर मौक़े का पता लगाया है। Clear vision of Prime Minister, both to the Steel Ministry and to us, he has given a target, and to the all state governments which are proactively performing, like Maharashtra under the leadership of Shri Devendra Fadnavis, we have to produce 300 million tons of steel by 2030. ये बहुत बड़ा गोल है, and in that at least we need to export 50 million tons. पीएम कुसुम हमने शुरू किया था तो इनिशियली क्लेम्स बहुत कम थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उसका एक नया मोड़ दिया। पीएम कुसुम इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ चेंज। 34 gigawatt only out of PM Kusum we are going to generate the power in coming days, green energy. महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने स्टील सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क स्टील की प्रोडक्शन में चौथे मुकाम पर सरफहरिस्त होने की राह पर गामजन है। वजीर आला ने कहा कि गढ़चिरौली, जो नक्सल से मुतासिर इलाका है, जल्द ही स्टील सिटी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि वहां पर ग्रीन स्टील के कई इक़दाम कामयाबी के साथ नाफिज किए गए हैं। वजीर आला फडणवीस ने कहा कि गढ़चिरौली में हयातियाती तनव्वुर को देखते हुए 5 करोड़ नए दरख्त लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रीन स्टील की पैदावार वहां एक अहम तवज्जो का मरकज होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज तो हम देश में महाराष्ट्र स्टील प्रोडक्शन में हम चौथे नंबर पर हैं। योगेश जी 4th। अगले 8 सालों में वी विल बी नंबर 1। हम देश में पहले स्थान पर अगले 8 सालों में आएंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक नई स्टील की इकोसिस्टम हम महाराष्ट्र में शुरू कर रहे हैं। गढ़चिरौली में हम लोग 5 करोड़ पेड़ लगाने वाले हैं, उसमें से 40 लाख हमने लगा दिए हैं। 5 करोड़ पेड़ हम वहां लगाएंगे और उसको आज जितना ग्रीन है उससे ज्यादा ग्रीन हम बनाएंगे। लेकिन दूसरा हमारा प्रयास यह है कि गढ़चिरौली में पूरी जो स्टील की इकोसिस्टम है, इसको ग्रीन स्टील की ओर हम कैसे ले जाएं। दिल्ली के लोगों को हर साल सैलाब, रिहायशी इलाकों में सीवर ब्लॉकेज और फ्लू और मानसून के दौरान पानी भर जाने की परेशानी से निजात दिलाने के लिए मरकजी हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और दिल्ली हुकूमत के PWD की वजीर प्रवेश वर्मा ने ड्रेनेज मास्टर प्लान 2025 का ऐलान किया। काबिल जिक्र है कि 57,000 करोड़ रुपए की लागत से ये मास्टर प्लान तकरीबन 5 साल में मुकम्मल होगा। इससे कबल दिल्ली का पहला ड्रेनेज मास्टर प्लान 1976 में तैयार किया गया था, जब दिल्ली की आबादी तकरीबन 50 लाख थी, जो अब बढ़कर 2.5 करोड़ हो गई है। नया ड्रेनेज प्लान दिल्ली को सैलाब, बारिश के दौरान नालों में पानी जमा होने के साथ साथ पीने के पानी के मसले से भी राहत फराहम करेगा। वर्षा के पानी से निजात कैसे पाई जाए, कैसे दिल्ली को डूबने से बचाया जाए, ये जो ड्रेनेज प्लान बनाया गया है, बहुत इस पर मेहनत लगती है प्लान में।
ये छोटे मोटे काम नहीं है, बड़े वर्षों लगते हैं। प्लान एक प्रकार से हमारी रूपरेखा बन गई, अब काम करना मुश्किल नहीं रहता, आसान हो जाता है। मैन पावर लगेगी, साधन लगेंगे। साधनों की जहां तक बात है, 57,000 करोड़ रुपए का एक बजट बताया गया है। अपेक्षा की गई है कि इसमें भारत सरकार भी अपना हिस्सा दे। कभी भारत सरकार पीछे रहती नहीं है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने इल्जाम लगाया है कि गुज़िश्ता 11 सालों की आप हुकूमत और इससे पहले की कांग्रेस हुकूमत के पास ना तो कोई वाज़ेह पॉलिसी थी और ना ही कोई अज़्म, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग बारिश से पैदा होने वाले मसाइल से बहुत ज़्यादा मुतासिर रहे हैं। रेखा गुप्ता ने जोर दिया कि दिल्ली के मसाइल का हल सिर्फ ड्रेनेज मास्टर प्लान से ही मुमकिन है। इच्छा शक्ति ही नहीं थी, ना नीति थी, ना नीयत साफ थी। दोनों ही काम उनके ऐसे थे, वो दिल्ली की जनता को केवल फ्री की लॉलीपॉप देना जानते थे। समस्याओं के समाधान में उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। सही बात है ये कि पूरी तरीके से सीवर व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। आज भी ड्रेनेज सिस्टम बुरे हाल में है। ये सारा सिस्टम जिसको रिवाइवल की आवश्यकता है, इसको 3 फेजेस में जैसा बताया गया बनाया गया है। हर फेज को फिर आगे 5-5 चरणों में बांटा गया है। और जम्मू कश्मीर में कुदरती आफत से सड़कों की आमदरफ्त मुतासिर हुई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक में खलल पड़ा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं। भारतीय रेलवे ने बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान एक खुसूसी ट्रेन सर्विस शुरू की है, ताकि हाईवे ब्लॉक होने से पैदा होने वाले खलल को दूर किया जा सके। बडगाम और कटरा के दरमियान स्पेशल ट्रेन ने मुकामी बाशिंदों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। उनका कहना था कि ट्रेन के शुरू होने के बाद अब वो आसानी से सफ़र कर सकते हैं और ये काफ़ी किफ़ायती भी है। बिलखुसूस ये जो ट्रेन यहाँ चलाई गई, इसका हम तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इससे बहुत फायदा होगा और अगर ये आने वाले वक्त में कंटिन्यूसली चलेगी, इससे बहुत फायदा होगा। और जैसे नेशनल हाईवे बंद है, इससे काफ़ी परेशानी होती है। जैसे लोगों के लिए ट्रेन लगाई गई, ऐसे फ्रूट बिजनेस करने वालों के लिए भी ट्रेन लगा देनी चाहिए। उसका भी हम तहदिल से शुक्रिया अदा मरकजी सरकार का करेंगे। सरकार का बहुत शुक्रिया जो ये कदम उठाया, और बहुत बड़ा मतलब आसान सफ़र हो गया। बहुत बड़ा फैसला है ये लगातार जम्मू से कश्मीर होनी चाहिए, जिससे और भी बेहतरी आएगी। बहुत हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये स्टेप लिया है। ये ज़रूरी था, अर्जेंट था, क्योंकि जो गरीब लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सीबीआई ने सीजीपीएससी भर्ती घपले की तहकीकात में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिमान में सीजीपीएससी के उस वक्त के सेक्रेटरी जीवन किशोर ध्रुव, उस वक्त के इम्तिहानात के कंट्रोलर आरती वासनिक, डिप्टी कलेक्टर समेत ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर मीशा कोसले और जिला एक्साइज ऑफिसर दीपा आदिल शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ एफआईआर में इल्ज़ाम लगाया गया है कि सीजीपीएससी के उस वक्त के चेयरमैन, सेक्रेटरी और छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के दीगर अफराद ने सीजीपीएससी के अंदर मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहते हुए 2020 और 2022 के दरमियान इम्तिहानात और इंटरव्यूज़ किए और अपने बेटों, बेटियों और रिश्तेदारों को मुंतखब किया। इस मामले में सीजीपीसीएस के उस वक्त के चेयरमैन और उस वक्त के डिप्टी कंट्रोलर इम्तिहानात, 4 मुंतखब उम्मीदवारों और एक निजी फर्द को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सब अदालती तहवील में हैं। वज़ारत ख़ारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो ईरान का सफ़र करते हुए मोहतात रहें। वज़ारत ने जुमे को एक एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय शहरियों पर जोर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चौकसी इख्तियार करें और मुलाजमत की किसी भी झूठी पेशकश या लालच का शिकार ना हो। हाल ही में कई ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनमें भारतीय शहरियों को मुलाजमत के बहाने तीसरे मुल्क भेजने के बजाय ईरान भेज दिया जाता है, जहां उन्हें जराइम पेशा गिरोह अगवा कर लेते हैं और जो फिर उनकी रिहाई के लिए रकम का भी मुतालबा करते हैं। इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए वज़ारत ख़ारजा ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए शहरियों से चौकस रहने की अपील की है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरानी हुकूमत भारतीयों को सिर्फ सियाहत के मकासद के लिए बग़ैर वीज़ा के दाखिले की इजाज़त देती है।
मुलाजमत के लिए ईरान में वीज़ा के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं है। वजारत ने ईरान में मुलाजमत का वादा करने वाले धोखेबाज एजेंटों के खिलाफ भी खबरदार किया। ये नोट करते हुए कि ऐसे एजेंट मुजरिम ग्रोहों के साथ मिली भगत कर सकते हैं, इसलिए शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो ऐसी पेशकशों का शिकार न हों। और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निज़ाम को शफाफ और हमवार बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखते हुए 474 रजिस्टर्ड गैर रजिस्टर्ड सियासी जमातों को फहरिस्त से निकाल दिया है। उसने 359 दीगर फरीक़ैन को भी नोटिस जारी करके कार्रवाई शुरू कर दी है। कवायद के मुताबिक अगर कोई जमात मुसलसल 6 साल तक इलेक्शन लड़ने में नाकाम रहती है तो उसे फहरिस्त से निकाला जा सकता है। अगस्त 2025 में पहले मरहले में 334 सियासी जमातों जबकि दूसरे मरहले में सितंबर में 474 जमातों को हटाया गया था। इससे 2 माह में फहरिस्त से निकाली गई सियासी जमातों की मजमूई तादाद 808 हो गई है। नीज 359 जमातों को नोटिस जारी किए गए हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 3 सालों से ऑडिट शुदा अकाउंट्स और इंतखाबी अखराजात की रिपोर्ट जमा नहीं कराई है। ऐसी जमातों उनसे जवाब तलब किया गया है। कमीशन ने कहा कि हतमी फैसला रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ इलेक्टोरल अफसरान की रिपोर्टों की बुनियाद पर ही किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सीनियर लीडर और लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट ब्रिज मोहन अग्रवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंतखाबात में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ज़बरदस्त जीत पर खुशी का इजहार किया है। हमारे सीनियर साथी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान ब्रिज मोहन अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी की जनरेशन जेड की अपील को दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुहिब्बे वतन नौजवानों ने पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया है। MP ब्रिज मोहन अग्रवाल ने राहुल गांधी के करीबी साथी पित्रोदा को पाकिस्तान से मोहब्बत करने के बारे में उनके बयान पर मशवरा देते हुए कहा कि पित्रोदा गैर मुल्की जहनियत की गालिमाना जहनियत रखते हैं, इसलिए हम सैम पित्रोदा को पाकिस्तान में जाकर आबाद होना चाहिए। राहुल गांधी का बयान ये आना कि जेनजी संविधान की रक्षा करेगा, वोट चोरी की रक्षा करेगा और उसमें विद्यार्थी परिषद डूसू में बड़े बहुमत से जीतती है, दोनों को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, जैन जी ने राहुल जी को जवाब दे दिया है कि भारत का जो युवा है, नौजवान है, वो देशभक्त है, वो राष्ट्रभक्त है, वो भारत के विकास के साथ है और वो मोदी जी के 11 सालों के कामों के साथ है जिसमें भारत ने अद्वितीय अतुलनीय प्रगति की है और युवाओं के भविष्य को संवारा है। और राहुल जी इस प्रकार की बात कर भारत में अशांति पैदा करना चाहते हैं जिसको देश की जनता और देश का जेन जी नौजवान कभी स्वीकार नहीं करेगा और उसका जवाब दूसरे के चुनाव में दे दिया है। ओवरऑल जेन जी जो है यानी कि भारत का जो युवा है आज भी राष्ट्रहित की नीति पर आगे बढ़ रहा है। भारत का युवा अब भारत को विश्व का सिरमौर देखना चाहता है। भारत का युवा अब भारत से आतंकवाद को समाप्त करना चाहता है। भारत का युवा जो है वो भारत में शांति के साथ में विकास चाहता है। भारत का युवा जो है वो सिर्फ युवा नहीं है, वो भारत का भविष्य है और कभी भी भारत का युवा भारत के भविष्य के खराब करने वाले लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा। राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं राहुल गांधी के सैम पित्रोदा, उनका बयान है पाकिस्तान के लगाव के लिए कि पाकिस्तान उन्हें घर की तरह लगता है, क्या वजह है? सैम पित्रोदा जो है उनका लालन पालन और उनकी पढ़ाई विदेश में हुई है। उनको भारत माता, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उनको नहीं मिले हैं और वो विदेशी भाषा का ही उपयोग करते हैं। और सैम पित्रोदा जी को अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान उनका घर लगता है तो मैं तो उनको एक बिना मांगी सलाह देना चाहूँगा कि वो जाएं और पाकिस्तान में बस जाएं, भारत को मुक्ति दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बीजेपी कितनी आश्वस्त है बिहार में अपनी जीत को लेके, एनडीए खासकर? 50 साल तक कांग्रेस ने जो राज किया, उस जमाने में तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें नहीं होती थी, तो कांग्रेस ने कितने वोटों की चोरी कर उन्होंने राज किया। जब वो कर्नाटक में जीतते हैं, जब वो हिमाचल में जीतते हैं, तब तो वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते हैं और जब वो देश भर की जनता उनको सबक सिखाती है तब वो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको भविष्य की हार, बिहार की हार सन्निकट दिखाई दे रही है और इसलिए वो वोट चोरी यात्रा निकाल रहे हैं।
जिससे कि अपनी फेस सेविंग कर सके। विद्यार्थी परिषद की 3 सीटों पर प्रचंड जीत होती है, ये इशारा करती है कि आज का युवा सबसे पहले राष्ट्र प्रथम की नीति पर चल रहा है और राष्ट्र के मुद्दों पर ही वो आगे बढ़ना चाहता है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इक़्तिसादी महाज पर भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत की इक़्तिसादी ताकत और इस्तेहकाम को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया है। भारत की सॉवरिंग रेटिंग BBB+ हो गई है। ये अपग्रेड इक़्तिसादी शोबे में भारत की आलमी साख को मजीद मजबूत करता है। जापान की दर्जाबंदी और सरमायाकारी की मालूमात R&I ने भारत की तवील मुद्दती सॉवरिंग रेटिंग को BBB से BBB+ में अपग्रेड किया है। BBB+ की दर्जाबंदी वाज़े तौर पर भारत के माशी इस्तेहकाम की निशानदेही करती है। मरकजी हुकूमत ने रेटिंग एजेंसी के इस फैसले का खैर मकदम किया है, जिसमें भारत की तवील मुद्दती सॉवरिंग रेटिंग को BBB से BBB+ में अपग्रेड कर दिया गया है और माशी नुक्ताए नज़र को मुस्तहकम रखा है। भारत की सॉवरिंग रेटिंग BBB+ होने से मुल्क की मईशत को आलमी सतह पर नई बुलंदी हासिल हुई है। ये हुकूमत की पॉलिसियों, मजबूती और तवील अरसे की इक़्तिसादी तरक्की के लिए बड़ा मुस्बत इशारा है। भारत के लिए सॉवरिंग रेटिंग बढ़ना हुकूमत की पॉलिसियों और इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए मजबूत तौसीक़ है। ये रेटिंग अपग्रेड 2025 में भारत को तीसरी मरतबा मिला है और इससे कबल S&P और मॉर्निंग स्टार DBRS ने भी भारत की दर्जाबंदी को अपग्रेड किया था। ये मौजूदा आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान भारत की औसत मुद्दत की तरक्की के इम्कानात पर आलमी एतमाद को भी वाज़ेह करता है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में CCIL की 25वीं सालगिरह की तकरीब में रुपए को बैनुल-अक़वामी बनाने के वसीतर हदफ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि CCIL डॉलर और रुपए से आगे करेंसियों को जोड़ने और तिजारत और तस्वीर की खदमात को आसान बनाने के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचा कायम करने के इम्कानात को तलाश कर सकता है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक रुपए को बैनुल-अक़वामी बनाने के लिए कई इक़दाम कर रहा है। संजय मल्होत्रा ने खुर्दा सरमायाकारों के लिए मजीद मजबूत पेशकश की जरूरत पर भी जोर दिया। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में कुछ खास सुर्खियों पर आइए नजर डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नेपाली वज़ीर आज़म से राब्ता, फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि अमन व इस्तेहकाम में ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल, रियासत भर में तिब्बी खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। तकरीबन 1.8 लाख एलोपैथिक डॉक्टरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया है और रियासत भर की तिब्बी तंजीमें, सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की जो ये बताया गया है कि जितने भी लोग हैं इसमें शामिल हो गए हैं। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। अमरीकी इमिग्रेशन जज का फ़लस्तीन के हामी कारकुन महमूद खलील की मुल्क बदरी का हुक्म दे दिया गया है। और अब एक और ख़ास खबर पर नज़र डाल लेते हैं। खेल की बात है नाज़रीन। हिंदुस्तानी हॉकी के 100 साल पूरे होने पर मुल्क गिर तकरीबात की तैयारियां जारी हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि 7 नवंबर को मुल्क भर में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। 100 साल पूरे हो जाएंगे हॉकी के और ये जो तकरीबात होंगी इसमें तकरीबन 36,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और अब एक और सुर्खी देख लेते हैं। फ़ौजियों और मुसल्लह अफवाज को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि 1965 की जंग में पाकिस्तान को शिकस्त देने वाले फ़ौजियों से भी उन्होंने बात की और कहा कि हर सिपाही का एहतराम करना सरकार की अव्वलीन तरजीह में शुमार किया जाता है। और अब चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं। चमोली के कुदरती आफत में लापता 5 अफराद की लाशें बरामद की गई हैं। NDRF, SDRF और मुकामी लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है और मलबे में दबे 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। तो नाजरीन, ये था अखबारात का जायजा और आइए अब लौट लेते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरें देख लेते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने B1H वीज़ा की
नई दरख्वास्तों के लिए 1 लाख सालाना फीस लाजमी करार दे दी है और नई दरख्वास्तों के लिए अब $1 लाख यानी 88 लाख रुपए से ज़्यादा फीस अदा करनी होगी। इस इक़दाम का अमेरिका में वर्क वीज़ा पर काम करने वाले भारत कारकुनों पर गहरा असर पड़ सकता है। ट्रंप इंतजामिया का ख्याल है कि इससे अमेरिकी मुलाजमीन के लिए मुलाजमत के बहुत से नए मौक़े खुलेंगे। इस कानून के तहत अब H-1B वीज़ा रखने वाले बराह रास्त अमेरिका में गैर मुहाजिर कारकुन नॉन इमिग्रेंट वर्कर की हैसियत से दाखिल नहीं हो सकेंगे। वाज़ेह रहे कि रवां साल जनवरी में सदर का ओहदा संभालने के बाद से ट्रंप ने इमिग्रेशन से मुतालिक सख्त इक़दामात शुरू कर दिए हैं, जिनमें बाज़ कानूनी इमिग्रेशन पर पाबंदियों के इक़दामात भी शामिल हैं। H-1B वीज़ा प्रोग्राम को नई शक्ल देना दरअसल आर्जी मुलाजमत के वीज़ों की असर-ए-नौ तंजीम के लिए उनकी हुकूमत की सबसे अहम कोशिश समझी जा रही है। और खेल की खबरों में एशिया कप 2025 के अपने आखिरी लीग मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से शिकस्त दे दी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए 188 रन बनाए और ओमान को 189 का हदफ दिया। ओमान ने अच्छी शुरुआत की। इसके बल्लेबाजों ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन भारतीय टीम 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी, जिससे भारत को 21 रन से फतेह हासिल हुई। अब इतवार को सुपर 4 में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।